नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू जीके ओशियन। हम लोग विक्टोरिया के 5000 एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो बुक आई है उसकी पहली सेट हम लोग देखेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं आज पहला सेट इसका। पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया। ऑप्शन है, देख सकते हैं। साथ साथ में आप भी बनाते चलिएगा, अपने आप को भी आगे चलना है। पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ द्वारा चार्टर जारी किया गया था। उसके बाद ब्रिटिश भारत आए थे। भारत आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे, विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है। ऑप्शन है आपके, इसमें कौन नहीं शामिल है तो आंसर क्या हो जाएंगे, महादेव गोविंद रनाड़े, एमजी रनाड़े जिनको हम लोग कहते हैं जी। तो लाल बाल पाल ये उग्र राष्ट्रवादी के तौर पर जानते थे, ये उग्र नेता भी थे। नेक्स्ट, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। आपके 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। इसके आंसर क्या हो जाएंगे, तो कांग्रेस और मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, ये जाकर बाद में बहुत ही घातक सिद्ध हुए, जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। आपके ऑप्शन है 4। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था, और उस समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो जी। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई एक सत्याग्रह थी, जिसमें से पहला सत्याग्रही विनोबा भावे बने थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी कौन सी। आपके आंसर क्या हो जाएंगे, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 4 ऑप्शन है, आंसर क्या हो जाएंगे आपके, आंसर हो जाएंगे क्या, इसने केंद्र में द्विसदन विधायकों के उन्मूलन का सुझाव दिया। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आंसर क्या हो जाता है, दादा भाई नौरोजी जी। लेकिन यहाँ पूछा किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, आंसर क्या हो जाएगा, लिबरल पार्टी। 1892 में फिंसबरी से लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे दादा भाई नौरोजी, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले भारतीय सदस्य बनने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। हुनों का प्रथम आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुप्त वंश के प्रमुख शासक थे स्कंदगुप्त जी। इसी के समय हुनों का भारत पर आक्रमण हुआ था, जिसके जो पूर्ण रूप से असफल रहा। स्कंदगुप्त इसको असफल करने में सफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। एहोल अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए आपको। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है, क्योंकि इन्हीं के दरबार में रहने वाले रवि कीर्ति जो एहोल अभिलेख का रचयिता थे, और एहोल अभिलेख में ही जिक्र मिलता है पुलकेशिन और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ रहता है नर्मदा नदी के तट पे, इसमें पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हरा दिया था जी। इन सब चीज का जिक्र मिलता है एहोल अभिलेख में। इसके रचयिता कौन थे, रवि कीर्ति, जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। सत्यमेव जयते, आंसर क्या हो जाएंगे इसके, तो मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से संबंधित है। नेक्स्ट, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत से संबंधित महावस्तु, ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से। आपको पता है कि चौथी बौद्ध संगीति जब हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, उसमें बौद्ध धर्म महायान और हीनयान 2 भागों में बट गए थे, और फिर महावस्तु जो है महायान से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। आंसर क्या हो जाता है, इबादत खाना। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण या स्थापना 1575 में किया था। उस समय इसमें सिर्फ इस्लाम धर्म के प्रवेश की मंजूरी थी। बाद में 1578 में
अकबर ने सभी धर्मों के लिए प्रवेश का दरवाजा खोल दिया गया था इबादत खाना में जी। और इबादत खाना का प्रथम पुरोहित बनने वाले थे कौन? तो बीरबल थे। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा आपको कहाँ मिलेंगे? फतेहपुर सीकरी में मिलेंगे, जो गुजरात विजय के संदर्भ में बनाया गया था। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन, बैजू बावरा, ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? अकबर। ये अकबर के दरबार में रहा करते थे तानसेन। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अकबर ने इन्हें कांठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। तानसेन जो थे अकबर के दरबार में रहने से पहले हुए रीवा के शासक रामचंद्र के दरबार में रहा करते थे। तो तानसेन के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, या किस देश में? तो न्यू कैसल पोर्ट के बारे में भी जाना जाता है कि कोयला का सबसे बड़ा या बहुत ही बड़ा निर्यातक बंदरगाह है, और ये कहाँ मिलता है आपको? ऑस्ट्रेलिया में, न्यू कैसल पोर्ट। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? देशांतर रेखा आप जानते ही होंगे। तो ग्लोब का जो नॉर्थ से साउथ आई रेखा रहती है उसे देशांतर रेखाएं करती है, और जो वेस्ट से ईस्ट की ओर गई रहती है यानी कि विषुवत रेखा के समांतर रेखाएं होती है उसे हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो जो नॉर्थ से साउथ आई रहती है उसे देशांतर रेखाएं, उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। तो यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है? जी नहीं, समांतर नहीं होता, परपेंडिकुलर होते हैं। इसकी संख्या 180 होती है। क्या देशांतर रेखा 180 होती है? क्या नहीं, इसकी संख्या जो होती है कुल 360 होती है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है? जी नहीं, क्योंकि यह ध्रुव के पास कम दूरी होती है, इसकी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक दूरी हो जाती है, इसलिए समान दूरी तो दिखाएगी नहीं। अक्षांश जो होती है ये दूरी की सूचक होती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा के पास होती है। जी, आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से एक और हमें रेखा ऐसा कोई खींचे तो यहाँ ध्रुव के पास ये दोनों क्या होता है? सट जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, लेकिन जो विषुवत रेखा पर इसकी दूरी सर्वाधिक होती है। इस तरह से आंसर इसका क्या हो जाएंगे? 4 नंबर। नेक्स्ट, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण की ओर से आना है। आपके पास 4 पहाड़ी का नाम दिया हुआ है, नल्ला मलाई, नीलगिरी, जवादी और अन्नामलाई। तो आप भारत का जब दक्षिण भारत का मैप आप देखेंगे तो आपको ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पे सभी क्षेत्र पे सभी पहाड़ियाँ मिलेगी। तो आपको पहली पढ़ाई जो मिलेगी वो नल्ला मलाई है, जो आंध्र प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्र में मिलेगा, यहाँ नल्ला मलाई। उसके बाद आपको मिलते हैं जवादी पहाड़ी, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में मिलते हैं। नीलगिरी जो तमिलनाडु में है, आपको यहाँ मिलेंगे नीलगिरी। उसके बाद जो है अन्नामलाई, जो केरल में मिलता है। तो अन्नामलाई, तो आपको क्या है? नल्ला मलाई, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी और अन्नामलाई। तो उत्तर से दक्षिण देखिएगा तो पहले नल्ला मलाई, जवादी, फिर नीलगिरी और देख लेते हैं अन्नामलाई। तो नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई से आंसर क्या हो जाएंगे? सी। तो आपको इस तरह से जब भी नदियाँ पढ़ें या फिर कोई फिगर से पहाड़, पर्वत, इन सब चीज़ों के बारे में अगर पढ़ें तो इनको मैप में एक बार जरूर देखें, इनकी स्थिति का पता रखें, ताकि कभी भी पूछा सकता है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ऐसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी नदी ये अपने मार्ग बहुत ज़्यादा बदलती है, जिस कारण बहुत ज़्यादा बिहार में बाढ़ लाती है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था, बट अभी इसे बहुत सारे बांध बनाकर इसको कंट्रोल कर लिया गया। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अब इस पर भी कंट्रोल कर लिया गया है। गंडक बिहार में बहने वाली एक नदी है। नेक्स्ट, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनउर्वरक हो जाती है? मतलब इसमें उर्वरता खत्म हो जाती है लोहे की अतिरिक्तता होने के कारण। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? आंसर हो जाएंगे आपके लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में लॉ ऑक्साइड होने की वजह से लाल रंग इसमें आ जाती है, जिसके कारण ये अनउर्वरक हो जाती है। लेटराइट मिट्टी में कॉफ़ी, चाय, रबर इस सब की खेती की जा सकती है। लेटराइट मिट्टी जो होती है ये जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक, जहाँ तापमान ज़्यादा हो वहीं पाया जाता है। खास करके जैसे भारत में केरल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जलोढ़ भारत के अधिकांश भाग में पाई जाती है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी ये हमारे राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और रेगुर काली मिट्टी महाराष्ट्र दक्कन के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी है, कपास के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है। नेक्स्ट,
प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जी, विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ये एक कण प्रकृति के होते हैं, ये भी सही है, ये ऊर्जा का एक रूप है, तो ये सभी सही है। तो प्रकाश के बारे में सब पता होना चाहिए। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस प्लांट जहाँ होती है उसमें से किस प्रक्रिया द्वारा वहाँ पे उत्पन्न की जाती है इलेक्ट्रिसिटी? तो ये होता है किण्वन। क्या होता है? किण्वन। किण्वन द्वारा बायोगैस संयंत्र में विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार क्या होंगे? तो इसको समझने के लिए पहले हम देखेंगे आवर्त सारणी। जो आप इसको कहते हैं वर्ग, ऊपर से नीचे आने वाले को वर्ग, और आवर्त होता है जो इस तरह से इसको कहते हैं आवर्त, और ये होता है वर्ग। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु की संख्या बढ़ती है, जिसके वजह से उसके जो परमाणु की संख्या में जब देखिएगा आप, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इसके नाभिक में, तो जिस वजह से परमाणु की संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ने की वजह से इसके आकार में वृद्धि होती है। तो ऊपर से नीचे जब आते हैं तो परमाणु के आकार क्या होते हैं? बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या हो जाता है? वायुमंडल में प्रकाश विसरित क्यों हो जाते हैं, फैल क्यों जाते हैं? तो क्योंकि वहाँ प्रकीर्णन होता है, धूल कण की वजह से वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, इसके कारण प्रकाश फैल जाती है। नेक्स्ट, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? अगर कोई तत्व का पूछता तो कोई भी हो सकता था, लेकिन यौगिक, अगर कोई भी यौगिक बना है इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है क्या हो गई है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सांप काट लेने पे उसके जहर को खत्म करने के लिए जिस सुई का इस्तेमाल होता है उसमें किस तत्व का यौगिक होता है? उसमें होते हैं स्वर्ण यौगिक। नेक्स्ट, दाब का विमीय सूत्र क्या होगा? तो दाब का विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? दाब का पहले हमें फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। जैसे दाब का क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि एक इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को ही हम लोग दाब कहते हैं, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप न्यूटन को अगर तोड़ते हैं तो वहाँ से हमें प्राप्त होगा क्या? तो मास गुने त्वरण, ये प्राप्त हो जाएंगे वहाँ से, और यहाँ तो मीटर है ही। तो जब मास और त्वरण को आप तोड़िएगा तो वहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी इस तरह के कोई भी सूत्र निकालने की, अगर विमीय सूत्र निकालने की बात करें तो उस चीज को सबसे छोटी इकाई तक आपको तोड़ना है और फिर उसे मास, लेंथ और टाइम के अनुसार बना बता देना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दाब का विमीय सूत्र। नेक्स्ट, जैव सेल क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। नेक्स्ट, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? याददाश्त का संबंध, जहाँ हम लोग याद रख सकते हैं, सोचने की शक्ति इसे कहते हैं, जिज्ञासा होती है, ये संबंध मिलते हैं प्रामस्तिष्क से, यानी सेरेब्रम से। जो अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क हम लोग कहते हैं सेरेब्रम, वहीं पे मेरी याददाश्त होती है, जिज्ञासा होती है हमारी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताया जो पक्षी की तरह दिखता है, दिखने में पक्षी की तरह होती है लेकिन सरीसृप के जैसी उनकी विशेषताएं होती है, यानी उसके रेप्टाइल के जैसे गुण होते हैं लेकिन उसके दिखते कैसे हैं? पक्षी की तरह। ऐसे जीवाश्म पक्षी। आंसर क्या हो जाएंगे? आर्कियोप्टेरिक्स। जीवाश्म पक्षी का अर्थ ये हुआ कि वैसे पक्षी जो काफी लंबे समय से, लाखों वर्ष पहले भी पृथ्वी पे थे और अभी तक वे सभी आपदाओं से, प्राकृतिक आपदा से बचते हुए अभी तक वे जीवित हैं, तो उसे जीवाश्म कहते हैं। अब अगर पक्षी है तो पक्षी कहेंगे, अगर वैसे पेड़ हैं जो लाखों वर्ष से अभी तक पृथ्वी पे उसकी प्रजाति पाई जाती है तो हो जाते हैं जीवाश्म पेड़। उसे जीवाश्म पशु भी होते हैं, जैसे आप नाम सुनेंगे कावला का, यानी कि पांडा हम लोग इसको कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला है, एक पशु है। इस तरह से जीवाश्म पशु और पेड़ वगैरह भी पाए जाते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन से तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? आंसर क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन। ये 75 से 76% अकेले पाए जाते हैं। उसके बाद कार्बन पाए जाते हैं 11 से 12%, फिर हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, इस तरह पाए जाते हैं। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दो बिंदु के बीच विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मीटर से हम लोग विद्युत धारा का मापते हैं। धारा नियंत्रण जो होता है करंट को कंट्रोल करने में काम आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है?
जब इमरजेंसी लगा हो तो उस समय मौलिक अधिकार का निलंबन भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। जी हाँ, तो मौलिक अधिकार निलंबन आर्टिकल 358 एंड 359 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं इमरजेंसी के वक्त मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्राक्कलन समिति ये संसदीय स्थायी समिति है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। तो 3 तरह का स्थायी वित्तीय समिति होती है संसद के, एक प्राक्कलन होते हैं, एक लोक लेखा समिति, एक लोक उपक्रम समिति। तो प्राक्कलन समिति का एंड सभी जितने भी समिति 3 बताए हैं तीनों का कार्यकाल 1 वर्ष ही होता है, क्योंकि प्राक्कलन समिति जो होती है सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 को 30 सदस्य जो होते हैं केवल लोकसभा से आते हैं, जबकि अन्य जो होते हैं उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से आते हैं। अभी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापट। निम्न में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? संचित निधि से पैसा निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है? तो भारत की संसद का। इसके अनुमोदन के बिना हम लोग पैसा संचित निधि से नहीं निकाल सकते हैं। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप आर्टिकल 14 पढ़े होंगे। जी, आर्टिकल 14 में हमें समानता के अधिकार के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि विधि के समक्ष क्षमता एवं विधि का समान संरक्षण। तो आर्टिकल 14 में 2 बातें कही गई है, एक है विधि के समक्ष क्षमता, एक विधि का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष क्षमता जो है ये लिया गया किससे? ब्रिटेन के संविधान से। और एक वाक्य और कहा गया है कि विधि का समान संरक्षण ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट, जर्मनी के संविधान से पता है आपातकाल लिए गए हैं। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की करने की प्रक्रिया जो है ये किस भाग में मिलेगा आपको? तो भाग है आपके 20। भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का जिक्र मिलता है, जबकि भाग 18 में आपातकाल है। नेक्स्ट, यहाँ मिलान करने की सूची दी गई है, इधर है कुछ विषय और इधर कुछ विषय दिए हैं। भाषाओं का उल्लेख ये 8वीं अनुसूची में मिलती है। भाषाओं के लिए 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। दल बदल निरोध अधिनियम जो है किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये 10वीं अनुसूची से, जिसको 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी द्वारा इसे जोड़ा गया था। और 73वां संविधान संशोधन जो है ये 11वीं से मिलेगा पंचायती राज, जिसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के आसपास जोड़ी गई थी इसको। फिर भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधी अधिनियम जो है ये 9वीं अनुसूची से, जिसको पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, भाग 9 में है, सॉरी अनुसूची 9 में है। तो इस तरह से हो जाएंगे 1 का 2, 2 का 1, इस तरह से कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी। और 3 का 4 हो जाते हैं, 4 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो आपको पता होना चाहिए 1833 के चार्टर एक्ट में बहुत कुछ बदलाव हुआ, जैसे कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसके तहत लॉर्ड विलियम बेटिंग को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसी के तहत प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था जिस लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? कौन सी क्रांति प्याज और झींगा? तो गुलाबी क्रांति जो होती है प्याज और झींगा उत्पादन संबंधी, लाल क्रांति टमाटर और मीट उत्पादन से है, नीली जो है मछली उत्पादन से, गोल्डन या सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ब्रेटन वुड्स समझौता जो होता है 1944-1945 के आसपास होती है। इसके तहत जो 2 या 3 कभी 3 संस्थानों का जिक्र आता है, वैसे 2 मुख्य रूप से हैं। कौन है? तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक जो होते हैं ब्रेटन वुड्स समझौते की देन है। इसके बाद गैट जो बाद में जाकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया, विश्व व्यापार संगठन का रूप ले लिया 1995 में। कभी कभी उसे भी ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत रखा जाता है। कई बार क्वेश्चन आए हुए भी है झारखंड पीसीएस वगैरह में। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में,
जबकि इसका स्थापना होता है 1935 के अधिनियम से, स्थापना 1935 के अधिनियम से, और इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर है। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? इनमें से किनका विचार हिंदू राष्ट्र बनाने का था? आंसर क्या हो जाएंगे? बीडी सावरकर। यही बहुत बड़े कट्टर हिंदू के तौर पे देखे जाते हैं बीडी सावरकर। इनका विचार था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में आयकर है, इनकम टैक्स कैसा है? तो पहली तौर पर हम लोग देखते हैं कि इनकम टैक्स डायरेक्ट लिया जाता है, यानी प्रत्यक्ष तौर पर लेते हैं। इस तरह से ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो इसमें और इसमें देख सकते हैं। तो अनुपालन ना होकर हम लोग का आयकर कैसा? प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है, यानी आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आप पे टैक्स भी वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, आंसर जानते ही होंगे आप लोग। आंध्र प्रदेश जी। आंध्र प्रदेश जो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के एक शास्त्रीय लोक नृत्य है, जबकि केरल का मिलता है कथकली, मोहिनीअट्टम, उड़ीसा का ओडिसी है, कर्नाटक का यक्षगान है यहाँ पे एक लोक नृत्य। हिमानी उत्तम पर्व ये किस खेल से संबंधित है? ये पूछा गया है। तो हिमानी उत्तम पर्व जो है ये संबंधित किससे है? मलखम। ये मध्य प्रदेश का एक मार्शल आर्ट है मलखम। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये क्वेश्चन है। निपख आंदोलन, इसके आंसर क्या हो जाएंगे? दादू दयाल। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा सिक्का यूनानियों द्वारा चलाया गया था, जिसको हम ग्रीक भी कहते हैं। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियल का जमाव हो जाता है। एलुवियल जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। एलुवियल ये अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी में इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो हर वर्ष नदियों द्वारा बाढ़ के कारण एलुवियल का नया जमाव हो जाता है, जिसे हम लोग खादर मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि नई खादर मिट्टी, नई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ये हर वर्ष बाढ़ के दौरान नई हो जाती है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? देखते हैं। हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, थर्मोस्फीयर, हेलोस्फीयर, क्या हो सकता है? तो थर्मोक्लाइन। हेलो कहते हैं, ये हेलो जो वर्ड होता है ये मेन रूप से जो होता है लवण यानी कि क्षारीय के लिए शोध किया जाता है। थर्मोताप के लिए इस्तेमाल किया था। स्फीयर मतलब मंडल होते हैं, तो थर्मोस्फीयर तो हो गया तापमंडल, लेकिन थर्मोक्लाइन हो गया जहाँ तापमान तेजी से घटते हैं। बेसल मापदंड किसी से संबंधित है? बेसल मापदंड मेजरमेंट, ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये भी एक बहुत अच्छी क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आंसर क्या हो जाएंगे? तो आंसर होंगे अर्नाल्ड टायमबी। अर्नाल्ड टायमबी द्वारा इस्तेमाल किया था औद्योगिक क्रांति। आपका यहाँ पहला सेट होते हैं खत्म। अब हम लोग मिलते हैं फिर से अगले सेट में, तब तक रिविजन कीजिए इसको। इसका PDF आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल टाइम पे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, जाकर वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF ले लीजिएगा आप लोग। और एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बाय।